हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आप सबका प्रगति वे चैनल पे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस चैनल पे आपको सीटेट सितंबर 2026 के लिए एसएसटी की मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज चलाई जा रही है, जो कि आप सबकी थ्योरी की क्लासेस चलाई जा रही है। अभी हम देख रहे हैं हिस्ट्री की क्लासेस अभी चल रही है। इसमें हमने 2 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं, जो कि वीडियो मैंने डाल दिया है। अगर आप सबने नहीं देखा है तो जाकर के प्लीज चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की वीडियोस जाकर के आप देखें, जिससे कि आपका कंसेप्ट और भी बेटर क्लियर हो सके। चैप्टर 1 जो हमारा था वो था कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि कैसे मानव जो था प्राचीन में, कहाँ मानव के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ मानव की रहने के प्रमाण मिले थे, मानव कैसे शिकार पे डिपेंड था, कैसे भोजन की तलाश में वो इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह तक वो घूमता रहता था। उसका कोई अस्थायी निवास स्थान नहीं था, यानी उसका कोई अस्थायी ठिकाना नहीं था। वो एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहता था, शिकार की तलाश में, भोजन की तलाश में, पानी की तलाश में। ये सब सारी चीजें हमने चैप्टर 1 में देखा था। आप सब जाकर के देखिएगा, बहुत ही अच्छे से हमने उसको पढ़ाया था। देखिए, वहीं अगर हम चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 में हमने पढ़ाया था अकेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पाद तक। पहले क्या था कि मानव शिकार पे डिपेंड था, वो इधर से उधर भटकते रहते थे, लेकिन चैप्टर 2 में हमने बताया था कि कैसे मानव धीरे धीरे लोग खेती करना स्टार्ट किए थे, कैसे धीरे धीरे वो करके पशुपालन की तरफ भी अग्रसर हुए थे। कि जब खेती करना और पशुपालन करना लोगों ने धीरे धीरे स्टार्ट किया था, तो उन लोगों ने अस्थायी घर भी बनाना शुरू कर दिया था। यानी कि जब खेती वो लोग कर रहे थे तो उन्हें लंबे समय तक एक स्थान पे रहना होता था, तो वो लोगों ने अस्थायी अपना घर भी बनाना शुरू कर दिया था। पहले क्या था कि वो लोग एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते थे, खाने की तलाश में या भोजन की तलाश में, पानी की तलाश में, शिकार की तलाश में वो घूमते रहते थे। फिर जब खेती करना वो लोग स्टार्ट किए तो वहीं पे परमानेंट रहने लगे, यानी कि खेती को छोड़कर वो लोग दूसरी जगह पे नहीं जा सकते थे। फिर धीरे धीरे करके वो लोग अस्थायी जीवन की ओर अग्रसर हुए, यानी कि पशुपालन की तरफ भी वो लोग बढ़े और खेती भी करना वो लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 में हम देखेंगे कैसे नगरों का विकास हुआ, कैसे प्रारंभिक हमारे जो नगर थे कैसे उनका खोज हुआ और उन नगरों का विकास हुआ, कैसे उन नगर के बारे में हम लोगों ने जाना। तो आज का हमारा चैप्टर होने वाला है आरंभिक नगर, जो कि एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का तीसरा चैप्टर। हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें तो शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते होंगे। अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ा भी होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, कैसे इसका खोज हुआ, इन सभी शहरों का निर्माण कैसे हुआ। पॉइंट हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो थी सिंधु घाटी सभ्यता इसका दूसरा नाम था, ये कैसे इसका खोज हुआ। तो देखिए, लगभग 150 साल पहले पंजाब में रेलवे लाइन बिछाते समय इंजीनियरों को हड़प्पा सभ्यता मिला। उन्होंने इसे खंडहर समझकर हजारों ईंटें उखाड़ ली और रेलवे लाइनें बिछाई। इस कारण कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने खंडहर को ढूंढा। हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद के सभी इस तरह के पुरास्थलों की इमारतें और चीजों को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। तो देखिए, यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस खंडहर को ढूंढा। हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद के जितने भी सभ्यता या पुरास्थल, जितनी भी इमारतें खोजी गई थी या जितने भी वस्तुएं खोजी गई थी, सभी को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया, यानी कि सभी हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही जाने गए। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पूर्व हो चुका था। चैप्टर 2 में हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखे थे, उसमें लिखा था कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन शहरों का निर्माण हो चुका था। अब हम आगे बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषताएं क्या थी, यहाँ पर देखेंगे हम सब। तो देखिए, नगरों को 2 या अधिक हिस्सों में बांटा गया था। पश्चिमी भाग, जिसे नगर दुर्ग कहते थे, ये छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर बना था। एक था पूर्वी भाग, जिसे निचला नगर कहा जाता था, ये बड़ा था।
और यह निचले इलाके में था। दोनों हिस्सों की चारदीवारी पक्की ईंटें की बनाई गई थी। ठीक है। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब, सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों को पुरातत्वविदों को मिट्टी के लाल बर्तन मिले हैं जिन पर काले रंग के चित्र बने थे। पत्थर के वाट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के ब्लेड आदि मिले हैं। यानी कि इन सभी जो नगर थे वो आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में पाए गए हैं। कुछ हिस्से जो थे भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब जैसे शहरों में भी मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को मिट्टी के लाल बर्तन मिले थे। काले रंग के चित्र की डिजाइन इस पे की गई थी। पत्थर के वाट का मतलब ये होता है कि जैसे हम सब कह सकते हैं कि देसी भाषा में कि जो सिलवट जो होता है, यानी कि जिसमें हम मसाला पीसते हैं, अभी पीसा जाता है, उसको हम वाट कहते हैं, पत्थर के वाट। मुहर भी मिले थे, मनके भी मिले थे, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि मिले थे। यानी कि तांबे के भी धातु मिले थे और पत्थर के लंबे लंबे जो ब्लेड, जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जैसे एक टाइल्स जैसे होता है ना, मार्बल, उसी टाइप के ब्लेड होते हैं। बड़े बड़े पत्थर के ब्लेड भी मिले थे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, मोहनजोदड़ो नगर के नगर दुर्ग में एक खास तालाब मिला है। मोहनजोदड़ो एक नगर था, उस नगर दुर्ग में एक खास तालाब मिला है जिसको पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इसमें दोनों तरफ उतरने के लिए सीढ़ियां और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें पानी कुएं से भरा जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। देखिए, मोहनजोदड़ो में एक खास तरह की तालाब मिली थी पुरातत्वविदों को, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार का नाम दिया था। ये आप पिक्चर में आप देख सकते हैं। ठीक है। इस तालाब में ईंट के प्लास्टर किए गए थे चारों साइड में। ठीक है। पानी का रिसाव रोकने के लिए ये जो जितने गैपिंग थे, ठीक है, इसमें चारकोल का प्रयोग किया गया था। जितने भी ये सब गैप आपको दिख रहे हैं, माने साइड से जितने भी, मतलब उन्हें लगता था कि पानी का रिसाव यहाँ से हो सकता है, तो इस पे चारकोल का प्रयोग किया गया था। इसमें दोनों तरफ उतरने के लिए सीढ़ियां थी, यानी कि एक यहाँ पे थी, यहाँ से लोग उतर सकते थे, और ये एक सामने थी, यानी यहाँ से भी लोग उतर सकते थे या जा सकते थे। ठीक है। छोटा सा पिक्चर है। इसके ऊपर अगर हम देखते हैं तो ये जो जितने ऊपर देख रहे हैं चारों साइड, ठीक है, या इसके भी बाहर जो थी, या इसके जो बाहर थी, चारों साइड कमरे बनाए गए थे। यानी कि ये बीच में पड़ता था, जहां से कि सारे कमरे के बीच में ये पड़ता था। ठीक है। इसमें जो पानी भरा जाता था वो कुएं के द्वारा इसमें भरा जाता था, और इसका उपयोग करके फिर इसको खाली कर दिया जाता था। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कालीबंगा और लोथल। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड, यानी कि अग्निकुंड जिसमें हम यज्ञ या हवन करते हैं, यानी अग्निकुंड के मिलने का, यानी कि यज्ञ के मिलने का साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं, कालीबंगा और लोथल दोनों जगह। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल भंडारगृह। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में भंडारगृह का मतलब ये होता है कि कई सारे भंडार मिले हैं जिसमें कि अनाज को स्टोर किया जाता था। ठीक है। स्टोर का मतलब ये होता है कि अनाज को सुरक्षित रखा जाता था। ये सारे हमें मोहनजोदड़ो और लोथल और हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं। अब हम देख लेते हैं भवन कैसी थी, नाले कैसे थी और सड़कें कैसी थी उन सभी नगरों में। तो एक बार हम इसको अच्छे से समझते हैं। इन नगरों के घर एक या दो मंजिले होते थे। कमरे के आंगन के चारों ओर बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। ये जो नगर जो थे, इन जो नगर को हम लोगों ने खोजा था,
यानी कि हर घर में एक स्नानागार हमें देखने को मिला था। ठीक है, और कुछ घरों में स्पेशली कुएं भी होते थे। ठीक है, नालियों को सावधानी से सीधी लाइन में हल्की ढलान के साथ बनाया जाता था ताकि पानी आसानी से बह सके। घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ा जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नाले को ढके हुए होते थे। इनकी सफाई के लिए जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे। नालियों को सावधानी से सीधी लाइन में हल्की ढलान के द्वारा बनाया जाता था ताकि जो पानी जो थी वो आसानी से वो ढलान में जाकर के नाले में गिर सके। ठीक है, घरों की जो नालियां होती थी और एक नाली होती थी रोड पे, यानी कि एक मेन नाली होती थी और एक घरों की नाली होती थी छोटी छोटी। यानी कि अभी आप सब देखते होंगे कि गाँव में हम लोग जाते हैं या शहर में जाते हैं तो एक बड़ा सा नाला होता है जो बड़ा होता है, उसमें जो छोटे छोटे जितने भी घरों के जो नालियां होती हैं सभी को उसमें मिला दिया जाता है ताकि सभी के पानी जो होते हैं उसमें स्टोर हो जाए। इसी तरह का उपयोग उन सभ्यताओं में किया गया था। एक मेन नाला होती थी और घरों के जितने भी घर थे उनके छोटे छोटे जो नाले के जो पार्ट्स होते थे वो जाकर के सभी इसी नाले में मिल जाते थे ताकि एक मेन नाला के जरिए पानी का जो विकास था वो हो सके। ठीक है, नाले ढके हुए होते थे। इनकी सफाई के लिए जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे। यानी कि जैसे आप सब देखते हैं, अभी हम सब गांवों में या शहरों में जो देखते हैं कि नाला जो होता है कुछ कुछ दूरी पे, जैसे कि 5 फीट या 10 फीट की दूरी पे एक होल बनाया जाता है जिसको ढक्कन से उसको तोपा जाता है ताकि उसकी सफाई टाइम टू टाइम यानी कि समय समय पर उसकी सफाई की जा सके। इस सभी यूजों को उस सभ्यता में देखा गया था, यानी कि उस सभ्यता के जो लोग थे इन सभी प्रणाली को वो लोग अपनाते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। नगरीय जीवन यानी कि शहरी जो जीवन था वो कैसा था। हड़प्पा नगर के शासक खास इमारत बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये शासक लोगों को दूर दूर भेजकर धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शासक खूबसूरत मनके और सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीजों को अपने पास रखते थे। इन नगरों में लिपिक लोग भी रहते थे जो मोहरों पर लिखते थे, साथ में अन्य चीजों पर भी लिखते थे जो अब नहीं बच पाई है। इनके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते थे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे, वहां से उपयोगी वस्तुएं और सुदूर देशों की किस्से कहानियां अपने साथ लाते थे। देखिए, इस नगरीय जीवन का सीधा सा मतलब है कि इसमें जो शासक होते थे वो जो शासक के अंदर जितने भी लोग होते थे उन सभी लोगों को दूर दूर वो भेजते थे। धातु उन लोगों से धातु मंगवाते थे, बहुमूल्य पत्थर मंगवाते थे और अन्य उपयोगी चीजें भी मंगवाते थे, जिसमें शासक खूबसूरत मनके और सोने चांदी से बने आभूषण जैसे कीमती चीजों को अपने पास रखते थे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जितने भी महंगी जो चीजें थी, जो कीमती जो चीजें थी, वो राजा खुद अपने पास रखते थे और जो सस्ती चीजें थी जो कि उनके काम की नहीं थी, जो कि वो सारी चीजें वो आम लोगों को देते थे। यानी कि जो लोग सामान जो बाहर से लाते थे उन्हीं को वो सस्ती चीजें दी जाती थी और जो भी महंगी चीजें थी जैसे कि आभूषण जो थे या कीमती जो पत्थर जो थे, सोने चांदी जो थे, इन सारी चीजों को वो शासक खुद अपने पास रखते थे। इन नगरों में यानी कि इन शहरों में लिपिक लोग भी रहते थे। लिपिक उन्हें कहते हैं जो कि मुहर पर लिखते थे, जो कि यानी चीजों पर भी लिखते थे, यानी कि लिखाई का जो काम करते थे उसे हम लिपिक कहते हैं। इनके अलावा नगरों में शिल्पकार लोग भी रहते थे। शिल्पकार में स्त्री और पुरुष दोनों आ जाते थे जो कि घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें जो बनाते हैं। शिल्पकार हम उन्हें कहते हैं जो कि नई नई वस्तुएं को वो बनाते हैं, जैसे कि अभी आप देखते होंगे मन का जो होता है या मिट्टी के जो भी बर्तन बनाए जाते हैं उन्हें हम शिल्पकार ही कहते हैं। ठीक है, इन नगरों में लोग लंबी लंबी यात्राएं भी करते थे और दूसरे दूसरे देशों की वो कुछ किस्से और कहानियां सुनते थे उधर और उसको अपने साथ में लाते थे और अपने नगर में वो सुनाते थे, क्योंकि उस टाइम तक कोई काम था नहीं। जब भी लोग
आपस में बैठते थे, गपशप जो करते थे उसमें वो लोग एक दूसरे लोगों की कहानियां सुनते थे और कहानियां जो लोग सुन के आते थे दूसरी जगह से वो अपने आप में अपने आसपास के जो लोग थे उनको सुनाते थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नगर और नए शिल्प। नगर और नए शिल्प जो थे यानी कि जो नगर जो थे नए नए और नए जो शिल्प थे यानी कि शिल्पकार जो थे, हड़प्पा नगरों से पुरातत्वविदों को पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी से बनी चीजें मिली हैं। तांबे और कांसे से बने औजार, हथियार, गहने और बर्तन भी मिले हैं। हड़प्पा नगर में पुरातत्वविदों को पत्थर भी मिले हैं, शंख भी मिले हैं, तांबे भी मिले हैं, कांसे भी मिले हैं, सोने और चांदी से बनी वस्तुएं भी मिली है। तांबे और कांसे से बने औजार भी मिले हैं, हथियार भी मिले हैं, गहने भी मिले हैं, बर्तन भी मिले हैं। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि ये सोना का सिक्का जो है, ठीक है, यहाँ पर एक धातु की वस्तुएं भी मिली है, ठीक है, औजार जो है, हथियार जो है, इसको हम भी हथियार भी बोल सकते हैं। सोने और चांदी से बने गहने और बर्तन मिले हैं। सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, वाट और फलक मिले हैं। यानी कि इसमें जो सबसे आकर्षक जो वस्तुएं थी उसमें मनके मिले थे, हमें फलक मिले थे और वाट भी मिले थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की आयताकार मोहरें बनाते थे। इन मोहरों पर जानवरों के चित्र मिले हैं और काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं जो कि लोग उस समय बनाते थे। मोहनजोदड़ो से कपड़े के अवशेष मिले हैं। संभवतः 7000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो जो नगर था, अभी हमने बताया था आपको, जो मोहनजोदड़ो नगर से कपड़े के अवशेष भी मिले हैं। तो पुरातत्वविदों ने ये अनुमान लगाया था कि लगभग 7000 वर्ष पूर्व यानी 7000 वर्ष पहले मेहरगढ़ जो था, जहाँ से हमें कृषि के जो साक्ष्य मिले हैं, जहाँ पर मेहरगढ़ में हमें सबसे पहले गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले थे कृषि के रूप में, वहीं से पुरातत्वविदों ने यह अनुमान लगाया था कि लगभग 7000 वर्ष पहले मेहरगढ़ में कपास की भी खेती होती थी। वहीं से लोगों ने कपड़े को बुनने का जो काम था वो लोगों ने शुरू किया होगा, जो कि मोहनजोदड़ो में कपड़े के अवशेष मिले हैं। इस आधार पर पुरातत्वविदों ने ये अनुमान लगाया था। पक्की मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलिया सूत कताई का संकेत देती है। ठीक है, विशेषज्ञों द्वारा अधिकांश वस्तुओं का निर्माण किया जाता था जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेते थे। उन्हें विशेषज्ञ कहा जाता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहर पर पच्चीकारी करना आदि। विशेषज्ञ उसे कहते हैं कि जो बहुत ही अच्छे से किसी जानकारी को समझते हैं, यानी कि किसी चीज के बारे में बहुत ही अच्छे से वो जानते हैं। तो उस समय जो नगरों में जो विशेषज्ञ होते थे वो क्या करते थे कि पत्थर जो होते थे, पत्थर के अगर कोई चीज वस्तु उन्हें बनानी होती थी तो पहले वो पत्थरों को तराशने का काम करते थे, यानी कि पत्थर की क्वालिटी को चेक करते थे कि ये पत्थर से जो हम वस्तुएं बनाएंगे वो कितनी ज्यादा मजबूत होगी, कितनी ज्यादा वो अच्छी होगी। मनके चमकाना, ठीक है, मनके जैसे कि जो घड़ा होता है ये उसी को हम मनके बोलते हैं। मनके को चमकाना यानी कि वो उसको चमकाने का काम करते थे, मनकों को उसको घींचते थे ताकि वो अच्छे से वो दिखे। जैसे पॉलिश करना होता है ना किसी वस्तु पे, उसी तरह होता है, तरह का वो काम करते थे मनके को चमकाने के लिए। फिर मोहर पे पच्चीसी कारी करना आदि। अब हम देख लेते हैं कच्चे माल की खोज में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तांबे का जो आयात होता था वो राजस्थान और ओमान से होता था। उस समय जो इन नगरों में जो धातु के जो आयात जो होते थे, यानी कि जो धातु के जो निर्यात होते थे, जहां से धातु आती थी, तो तांबे का जो आयात होता था वो राजस्थान और ओमान से होता था। यानी कि तांबा जो आता था उस समय वो राजस्थान और ओमान से आता था। वहीं पे सेकेंड पॉइंट हमारा ये आता है टीन का आयात, यानी कि टीन कहाँ से आता था। तो टीन जो आता था ईरान और अफगानिस्तान से आता था उस समय। उसके बाद से सोने का आयात, यानी कि सोना उस समय कहाँ से आती थी। इन सभी धातुओं से उस समय वस्तुएं बनाई जाती थी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट था। सोने का जो आयात होता था वो कर्नाटक से होता था। उसके बाद से बहुमूल्य पत्थर जो होते थे
इनका भी आयात जो था उस समय गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से होता था उसमें। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। ठीक है, गांव में रहने वाले किसान और चरवाहों, शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों, दस्तकारों को खाने के लिए सामान देते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे तथा गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। देखिए, गांव में जो रहने वाले लोग थे उस समय उस नगर में, वो लोग जो शहरी जो लोग थे उन लोगों को गांव के जो लोग थे, किसान जो थे, वो शहरी लोगों को खाने के लिए सामान देते थे। ठीक है, क्योंकि शहरी लोगों के पास उतने साधन नहीं थे जितने साधन गांव के लोगों के पास थे उस समय। यानी कि गांव के लोग अधिकांश उस समय कृषि का कार्य करते थे, तो उन लोगों के पास ही सारी जो खाने की जो वस्तुएं थी, वो ज्यादा सामान जो थी वो ज्यादा गांव के लोगों के पास ही थी। ठीक है, हड़प्पा के जो लोग थे यानी कि जो गांव के लोग थे, वो गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों जैसे इम्पोर्टेंट और भी ज्यादा फसलों को वो लोग उगाते थे। और वहीं अगर पशुपालन की बात करें तो वो लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां भी पालते थे, जो कि उस समय इन लोगों का मेन ही यही सब पेशा था, यानी कि खेती करना, कृषि करना और पशुपालन करना। वे लोग सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडे को लेकर चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक जाते थे। वे बेर इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। वे लोग सूखे का जो महीना था, यानी कि जो अकाल होता है, यानी कि जो गर्मी का जो मौसम होता है, उस समय क्या था, उन लोगों की को मतलब जीवन यापन के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती थी। तो इस सिचुएशन में वो लोग क्या करते थे कि झुंड को जो लेकर के वो झुंड के झुंड बाहर निकल जाते थे चारा पानी की तलाश में। और वे बैर जो होता है, यानी कि इसको हम आज के डेट में बहिर बोलते हैं, देसी भाषा में जो बहिर हम जिसको बोलते हैं, उसे उस समय बेर कहा जाता था। बेर को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। यानी कि ये सब कब करते थे, वो सूखे मौसम में, जब कि भोजन के सोर्स जब उनके पास खत्म हो जाते थे, यानी कि सूखा जब पड़ जाता था, कृषि उस समय कृषि का उत्पाद थोड़ा कम हो जाता था, उस समय ये लोग निकलते थे। ठीक है, हल के आकार के खिलौने मिलने से पता चलता है कि हड़प्पा काल में लकड़ी के हल बनाए जाते थे। फसलों की सिंचाई के लिए पानी का संचय भी किया जाता था। इन सभी नगरों में हल के आकार के खिलौने भी मिले हैं। तो इससे पुरातत्वविदों ने यह पता लगाया है या अनुमान लगाया है कि हड़प्पा काल में लकड़ी के जो हल होते थे, हल के आकार के खिलौने मिलने से पता चलता है, यानी कि पुरातत्वविदों ने इन नगरों में हल के आकार के खिलौने मिले थे उन्हें, पुरातत्वविदों को। तो उन्होंने इस खिलौने से उन्होंने अनुमान लगाया था कि हड़प्पा काल में लकड़ी के हल भी बनाए जाते होंगे, जिससे कि उसका उपयोग लोग कृषि के लिए करते होंगे। ठीक है, फसलों के सिंचाई के लिए या पानी के लिए जो गड्ढे जो खोदना होता था, उन सभी के लिए वो लोग ने हल का उपयोग किया होगा। इसे पुरातत्वविदों ने ऐसा अनुमान लगाया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं गुजरात का हड़प्पाकालीन नगर। गुजरात में एक महत्वपूर्ण नगर को खोजा गया था जिसका नाम है धौलावीरा। कच्छ के इलाके में खादिर बेत के किनारे बसा नगर था। इन नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसे पत्थर की दीवारों में घेरा गया था। इसके बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इन नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम किए जाता था। यहाँ एक अनोखा अभिलेख मिला है जो बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों में खुदा हुआ है और लकड़ी में जड़ा गया था, यानी कि लकड़ी में जड़ा गया है। ठीक है, गुजरात में एक नगर को खोजा गया था जिसका नाम था धौलावीरा। ठीक है, एक कच्छ के इलाके में खादिर बेत के किनारे ये बसा नगर था। इन नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसे पत्थर की दीवारों से घेरा गया था। इसके बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इन नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम किया जाता था। यहाँ एक अनोखा अभिलेख भी मिला है जो बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों में गुदा हुआ है और लकड़ी में जड़ा गया है। ठीक है, लोथल का बंदरगाह।
अब हम देख लेते हैं लोथल का बंदरगाह, जो कि उस समय काफी इम्पोर्टेंट था। ठीक है, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। ठीक है, इसे पुरातत्वविदों ने अनुमान लगाया है कि यह जो तालाब है, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, यही था लोथल का बंदरगाह। ठीक है, यहाँ पर आप सब देख सकते हैं। पुरातत्वविदों ने ये अनुमान लगाया है कि ये जो बंदरगाह था, ठीक है, ये जो यानी कि तालाब था वो बंदरगाह रहा होगा। यहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया या उतारा जाता था। लोथल गुजरात की खंबत की खाड़ी में साबरमती की एक उप नदी के किनारे बसा था। देखिए यहाँ पर एक ये जो बंदरगाह है ये मिला था, जो कि लोथल में बहुत ही बड़ा ये तालाब था। पुरातत्वविदों ने इसे अनुमान लगाया था कि ये जो तालाब था, ये इसकी रास्ते जो थी वो समुद्र के रास्ते जाती थी। तो पुरातत्वविदों ने अनुमान लगाया कि जो भी दूसरे देश से जो वस्तुएं जो आती थी वो यहीं पर रुकती होगी, यानी कि नाव से उस समय आती थी। और यहाँ पे ये जो शिप बनाया गया, तो लोग पुरातत्वविदों ने अनुमान लगाया है कि यहीं से नाव पे सामान को उतारा जाता था और चढ़ाया भी जाता था। जो सामान बाहर से आती थी वो उसको उतारा जाता था, और जो सामान यहाँ से जाती थी उसको सामान यहीं से भेजा जाता था। ठीक है, पुरातत्वविदों ने इसे अनुमान लगाया है। लोथल गुजरात की खंबात की खाड़ी में साबरमती की एक उप नदी के किनारे बसा नगर था, जो पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इन नगर के भंडार गृह में कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी मिली है। लोथल जो जगह था वो गुजरात में खंबात की खाड़ी में साबरमती की एक उप नदी के किनारे बसा नगर था। इस नगर में पत्थरों, शंखों, धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यानी कि पत्थर, शंख और धातु से जितने भी वस्तुएं बनाई जाती थी उस समय नगर में, उन सभी वस्तुओं का बनाने वाली, निर्यात करने वाली वस्तुओं का एक केंद्र था लोथल। ठीक है, इन नगर के भंडारण गृह से कई मुहरें और मुद्रांकन मुहरबंदी मिली है। यानी कि इस नगर से भंडारण के भंडार गृह के से कई मुहर और मुद्रांकन मुहरबंदी मिली है। यानी कि मुहर जो थी उस समय, जो वस्तुएं जो बनाई जाती थी उस पर मुहर मार करके वो भेजा जाता था एक नगर से दूसरे नगर तक। तो इसी नगर में भंडार गृह होता है कि किसी स्टोर इसको हम बोल सकते हैं, एक तरह का, जिसमें वस्तुओं को स्टोर किया जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता जो थी इसका अंत कैसे हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आप सब इसको ध्यान से समझिएगा। विद्वानों के अनुसार लगभग 3900 वर्ष पूर्व यहाँ एक बड़ा बदलाव आया था। यानी कि जो विद्वान जो थे उनके अनुसार 3900 वर्ष पूर्व यहाँ एक बड़ा बदलाव आया था। लोगों ने अचानक नगर छोड़ दिया था। अब विद्वानों का अनुमान है कि लोगों ने अचानक नगर को छोड़ दिया था। लेखन, मुहर और वाटों का प्रयोग जो था वो बंद हो गया था। कच्चे माल के आयात में कमी आ गई थी, या सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे थे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई थी और झुग्गीनुमा घर सड़कों पर ही बनाए जाने लगे। यानी कि ये जो अलग अलग जो मत है, ठीक है, इसको विद्वानों ने ये अनुमान लगाया है कि लोगों ने अचानक घर छोड़ दिया होगा। लेखन, मुहर और वाटों का प्रयोग जो था वो बंद हो गया होगा। कच्चे माल के जो आयात जो होते थे, यानी कि जो आयात जो होती थी, जैसे कि अभी हमने देखा था कि कच्चे जो वस्तुएं जो आती थी, ओमान जो था, ईरान जो था, इन सभी शहरों से जो कच्चे जो माल आते थे उन सभी में कमी आ गई होगी, ऐसा विद्वानों का मानना है। सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे थे। जल निकास प्रणाली भी नष्ट हो गई थी, यानी कि जल का जो भी निकास का जो प्रक्रिया था वो बंद हो गई होगी। झुग्गीनुमा घर सड़कों पर ही बनाए जाने लगे थे। ठीक है, इन सभी अलग अलग मत वैज्ञानिकों के कुछ रहे हैं। यानी कि वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया है कि कैसे इस सभ्यता का अंत हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए सभ्यता का अंत को लेकर सभी विद्वानों का अलग अलग मत है। ठीक है, नदियां सूख गई, जंगलों का विनाश हो गया होगा, कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई थी, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा,
यानी कि यहाँ पर देखिए ये सब अनुमान लगाते हैं वैज्ञानिक, अलग अलग वैज्ञानिक के अलग अलग मत थे, यानी कि सभ्यता के अंत होने के कारण। ठीक है, कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि नदियां जो थी उस समय सूख गई होगी, जंगल जो थे उनका विनाश हो गया होगा, कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, शासकों का नियंत्रण जो था वो समाप्त हो गया होगा, इसलिए इस सभ्यता का अंत हो गया होगा। ठीक है, सिंध और पंजाब आधुनिक पाकिस्तान में ये पड़ते हैं। सिंधु और पंजाब, सिंध एक जगह था जहाँ पर सिंधु नदी का विस्तार हुआ था, और पंजाब भी एक जगह था पाकिस्तान में जो कि आधुनिक पाकिस्तान में ये पड़ती हैं। सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई तथा कई लोग पूर्व और दक्षिण इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर के बस गए। यानी वैज्ञानिकों का मत है कि सिंध और पंजाब जो आधुनिक पाकिस्तान में पड़ता है, इनकी बस्तियां उजड़ गई थी तथा कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर के बस गए थे। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप उप महाद्वीप के आरंभिक जो नगर हैं, जितने भी नगर के बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा है, उसका ये मैप है। ठीक है, इसको आप सब ध्यान से देखिएगा। इसमें जितने भी नगर को अभी हमने बताया था, जितने भी नगर पे अभी हम लोगों ने चर्चा किया है, सारे नगर का एक ये मैप है। देखिए यहाँ पर झेलम नदी है, यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, झेलम नदी है, चेनाब नदी है, रावी नदी है, और यहीं पर ये हड़प्पा सभ्यता यहाँ पर पाई गई है। और हड़प्पा सभ्यता के आसपास जो शहर जो खोजे गए हैं, राखीगढ़ी, कालीबंगा, गमवेरीवाला, चनहुदड़ो, यहाँ पर देखिए सिंधु नदी यहाँ पर है। ठीक है, जो कि सिंध के नाम से इस जगह को हम लोग जानते हैं, जो कि अभी आधुनिक पाकिस्तान में पड़ता है। मोहनजोदड़ो था, ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। सुतका गेंडोर, इसको हम नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखिए धौलावीरा है, सुरकोट था एक, ये नगर था। यहाँ पर लोथल जगह है, लोथल के बारे में भी हमने पढ़ा है। ठीक है, ये जो मैप जो थी ये मैप बनाई गई है। ये मैप में आप देख सकते हैं, आप जितनी नदियाँ थी उस समय प्राचीन में, जो नगरों के आसपास जो मिली हैं, और नगर जो मिले हैं, हड़प्पा जो हो गया, राखीगढ़ी हो गया, कालीबंगा हो गया, लोथल हो गया, इन सभी नगरों को आप इस मैप से समझ सकते हैं आसानी से। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, ये चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, आप सबको क्लासेस कैसी लगी अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर रखें, और आप सबको ये क्लासेस अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को और इस वीडियोस को अपने मित्रगण और जितने भी आप सब के पास जितने भी टीचिंग ग्रुप्स हैं, उन सभी ग्रुप्स में इस चैनल को आप सब शेयर करें, ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिले, ताकि हम वीडियोस जो है जल्द से जल्द और कंटिन्यू सीरीज को ये हम चला सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।